कैसे सफल नहीं होंगे, ये फिर आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक कंकड़ जरा तबीयत से तो उछालो यारो। हमारी प्राथमिकता यूपीएससी है, और अगर हम यूपीएससी पर फोकस करेंगे तो जो पारिवारिक और सामाजिक दबाव है, जो भावनात्मक दबाव है, सारी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। जेनजी में असीम ऊर्जा है, संभावनाएं भी असीम है। उन्हें सिर्फ सही दिशा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि अगर ऑल कॉकरोचेज केम टुगेदर, अगर आ गए, एक साथ आ गए, तो यह व्यवस्था जिसको आप चला रहे हैं परंपरागत तरीके से, जिसमें जनता के हितों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो हम अगर एक साथ आ जाएं तो आपको भी जवाबदेह हम बना सकते हैं। आरक्षण का जो मूलभूत उद्देश्य है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय को स्थापित करना है। बिल्कुल। साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हैं कि आरक्षण 10 सालों तक के लिए था, उसके बाद समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा राजनीतिक आरक्षण के संदर्भ में कहा था, लोक नियोजन के संदर्भ में नहीं कहा था, शिक्षा के संदर्भ में नहीं कहा था। यह एक ऐसा संघर्ष है जो अंदर ही अंदर भारत को खोखला कर रहा है। और अंबेडकर के जो विचार है, कार्य है, भूमिका है, उसको अपनाए बिना इस नए भारत की रचना भी संभव नहीं है। जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्री आलोक कुमार सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। डिजिटली सभी छात्रों से जुड़ने के लिए मैं संदीप का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी, बहुत धन्यवाद सर। और आप जैसे मेंटोर जब हमारे बीच जुड़ते हैं तो हमारे कार्यक्रम की गरिमा अपने आप बढ़ जाती है। साथियों, सर का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे जिससे इस बातचीत के साथ आप कनेक्ट करें। साथियों, आप सब जानते हैं सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता जो होती है वो निभानी होती है। सर एक प्रतिष्ठित सिविल सेवा मार्गदर्शक हैं। आप इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर और हिस्ट्री के एक धुरंधर टीचर हैं, क्योंकि आप देश के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में बच्चों को सिविल सेवा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं। सर ने साथ ही अपना खुद का इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें 2004 में सर ने मीमांसा आईएएस बनाया दिल्ली के अंदर, जो कि फिलॉसफी के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हुआ करता था। उसके बाद सर ने 2013 में गुरुकुल आईएएस की स्थापना की दिल्ली के अंदर ही। और फिलहाल सर पिछले कुछ दिनों पहले तक दृष्टि से जुड़े हुए थे, दृष्टि आईएएस आप सब जानते हैं। और उसके बाद वर्तमान में आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रयागराज और विभिन्न सेंटर्स पर आप जुड़ करके बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। सर आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। और हम चाहेंगे कि आज आप डिजिटली जो आप अपने बच्चों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है आपका चैनल और काफ़ी ग्रोथ है आपके चैनल की। इंस्टाग्राम पे आपके हज़ारों में फॉलोअर्स हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, वीडियोस भी अच्छे जाते हैं। तो इस कड़ी में हमने आपसे अनुरोध किया और आप जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज हम चाहेंगे सर कुछ ऐसी बातचीत हो, जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक एज अ टीचर आप पढ़ा रहे होते हैं तो तमाम व्यावसायिकता या तमाम कुछ न कुछ बंधन ज़रूर होता है जहाँ आप खुल के बच्चों से बातें नहीं कर पाते। तो आज मैं चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से आप बच्चों से खुल के बातें करें, उन्हें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सर आपने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया। हम जानना चाहेंगे कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई, आखिर आप एक सिविल सेवा मार्गदर्शक बनने की भूमिका में कैसे आए? जब मैं पढ़ाई भी कर रहा था जी, तो मुझे अपने साथियों को ही विभिन्न विषय वस्तुओं को समझाने में बहुत आनंद आता था। हमारे साथी मुझे गुरु जी के नाम से ही पुकारते थे जी। और हमारे छात्रों में यह भी बड़ा लोकप्रिय था कि हमारे सर भी कहते थे कि जो चीज मैं नहीं समझा सकता हूं आलोक जी समझा सकते हैं। तो छात्र ज्यादातर मेरे जो साथी थे वो सर के पास नहीं जाते थे, मेरे पास आते थे कि सर आलोक भाई आप बहुत अच्छा बताते हैं, तो मुझे समझा दीजिए। 2004 में मैंने आईएएस इंटरव्यू दिया था जी। इसके बाद मैं वेट कर रहा था, 2006 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना था। इसी बीच मेरी पढ़ाई का सारा खर्च मेरी मम्मी करती थी। मेरी मम्मी को बोन टीबी हो गया था, तो वो लगभग 1-1.5 साल तक बीमार बेड पर ही रही।
इसी बीच में पिताजी ने मुझे घर बुलाया, बोला कि बेटा अभी मम्मी के इलाज में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और तुम इतना सक्षम हो चुके हो कि अब तुम अपना खुद कमा सकते हो। इंटरव्यू देने के बाद जब भी मैं किताब लेके बैठता भी था तो मुझे लगता था कि बड़ा बोरिंग सा हो रहा है, बहुत रिपीटेशन सा हो रहा है, तो मन नहीं लगता था। तो इसी बीच जो है मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम एक इंस्टीट्यूट खोल लें और थोड़ा समय जो है वहां पर बच्चों के साथ देंगे तो शायद मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी रहेगी। तभी 2004 में मैंने मीमांसा आईएएस एकेडमी की स्थापना की थी दिल्ली में ही, और फिलॉसफी के लिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। 2006 में लास्ट अटेम्प्ट देने के बाद मैं भी फिर उसी में जुड़ गया और पूरी तरीके से टीचिंग में ही आ गया। 2013 में सिलेबस चेंज हुआ, जनरल स्टडीज पूरी तैयारी के केंद्र में आ गया, तो फिर मैंने गुरुकुल आईएएस एकेडमी की स्थापना की, संरचनात्मक सुधार इंस्टीट्यूट में लाते हुए मैंने नाम भी चेंज किया और सारा फैकल्टीज वगैरह मैंने एक टीम बनाया। टीम बना के फिर गुरुकुल आईएएस एकेडमी के साथ काम करना शुरू किया। कोरोना काल में मैं दृष्टि आ गया जी, और अभी पिछले अक्टूबर में मैं PW IAS से जुड़ गया। बेहद शानदार रहा सर जर्नी, और एक इमोशनल पार्ट आपने शेयर किया कि माता जी को। हाँ सर, मैं जानना चाहूँगा कि इतने वर्षों से आपने हजारों अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन किया और बहुत सारे सफल अभ्यर्थी आपके नेतृत्व में सक्सेस हुए, और मैंने जब आपके बारे में थोड़ा सा सर्च कर रहा था तो मैंने प्रयागराज के एक सेंटर का रिव्यू देखा। तो एक हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं जो आजकल बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, वो रिव्यूज़ वगैरह करते हैं। तो मैंने एक बच्ची का देखा कहीं पे, उसने कहा कि मैं इस इंस्टीट्यूट का जब चयन करना था मुझे, तो मैंने आलोक सर का जब डेमो लिया तो मैंने इंस्टीट्यूट का चयन किया। तो ये अपने आप में एक टीचर के लिए बड़ी सफलता होती है जब बच्चे सिर्फ आपके नाम से किसी इंस्टीट्यूट में आए। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस पूरी जर्नी में अपने अनुभव के आधार पर बताएं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, उनमें आपने ऐसा क्या देखा, और मैं ये जानना चाहूँगा आप ये भी बताएं कि जल्दी सफल होने का क्या मतलब। देखिए, वैसे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है जी, लेकिन सिविल सेवा की अपनी तैयारी के दौरान भी और अभी छात्रों को लगभग 21 सालों से जो मार्गदर्शन मैं दे रहा हूं उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसमें एक समस्या आती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, रेगुलरिटी मेंटेन करने की, और वो कहीं ना कहीं हम जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो रहे हैं वो यहां पर चूक करते हैं। तो मुझे लगता है कि सफलता का जो शॉर्टकट है वो है डिसिप्लिन, क्योंकि हमेशा आप खुद को मोटिवेट बनाए रख नहीं सकते। बिल्कुल। तो डिसिप्लिन ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको बुरे से बुरे समय में भी आपको तैयारी की गति को बनाकर रखता है जी। तो एक तो हार्ड डिसिप्लिन है, दूसरा है कि छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका लेवल थोड़ा ठीक होता है और वो बड़े आइडियल स्टूडेंट होते हैं, बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं जी। इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे तो एक किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उनका ये अप्रोच होता है। इसमें कहीं ना कहीं सिलेबस का जो अदर पार्ट है वो छूटता है। हम 1, 2, 3 चीजों को जिसको पढ़ने में हमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं और जो बाकी की चीजें हैं उसको हम छोड़ देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड नेचर ऑफ यूपीएससी, यदि हम अपने आप को कन्फाइंड करें और प्रोफेशनल रहें कि ठीक है 80-90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अब हमें दूसरे सेक्शन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ना कि हम परफेक्शनिस्ट अप्रोच को फॉलो करें और किसी 2-3 सब्जेक्ट में ही उलझे रह जाएं। कहने का मतलब यह भी है कि सिलेबस को पूरी तरीके से तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिलेबस में 3 पार्ट होते हैं, मस्ट नो, शुड नो और कुड नो। तो जो मस्ट नो है वो हम जाने, शुड नो जब समय रहे तब जाने, कुड नो यूपीएससी की तैयारी के और सफल होने के पश्चात वो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी है और आप उसमें तब लगिए। बेहद शानदार बहुत अच्छा। कुड नो, शुड नो, मस्ट नो, शुड नो और कुड नो। बिल्कुल सर। मैं अब यूपीएससी ओरिएंटेड थोड़े से मेरी जिज्ञासाएं हैं उसको समझना चाहूँगा कि आज के समय में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की सही अप्रोच आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए,
और एक नया अभ्यर्थी जब शुरुआत करे तो कहाँ से शुरू करे? नए अभ्यर्थी के संदर्भ में ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि तैयारी 2 लेवल पर होती है जी। एक को हम कहते हैं एट द लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस, सीधे तौर पर मानसिक स्तर पर पहले तैयारी होती है। दूसरी तैयारी होती है एट द लेवल ऑफ इंप्लीमेंटेशन लेवल, अर्थात जो हमने प्लान बनाया, जो स्ट्रेटजी हमने ड्रॉ किया, जो टाइमलाइन हमने डिसाइड किया, उसको एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करना, लागू करना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन लेवल पर जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं चूकता है और एग्जामिनेशन के समय में फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है और उसको हम ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो थॉट प्रोसेस पर हमें अपनी तैयारी को कैसे फुल प्रूफ बनाना चाहिए, इसमें एक सिंपल टेक्निक है, उसको मैं कहता हूं सेल्फ ऑब्जर्वेशन टेक्निक, अर्थात आत्म अवलोकन करना। प्रत्येक दिन रात में सोने से पहले हम डायरी लेखन करें, अपना अवलोकन हम करें कि हमने जो यूपीएससी का लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज की है और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो हमें हमारे लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो यदि हम खुद ही आइडेंटिफाई करें अपनी कमियां क्या है, अपना स्ट्रेंथ क्या है, तो जो अपना स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करना और जो वीकनेसेज है उसको धीरे 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 संकल्प की शक्ति से अपने आप को जागृत कर खुद प्रबंधन हम अपने आप का करें, खुद अपना नियंत्रण अपने आप के ऊपर स्थापित करें और प्रत्येक दिन थोड़ा 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 हम सुधार करें, तो हम तैयारी में उत्कृष्टता की ओर बढ़ सकते हैं। हम अपना गाइड भी खुद हैं, हम अपना मेंटर भी खुद हैं और हम अपना जज भी खुद हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इस लेवल पर जब हम अपने आप को मेंटली साउंड बना लेते हैं तब 2 चीजें आती हैं जिसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। इंप्लीमेंटेशन लेवल पर हम आते हैं और टाइम मैनेजमेंट शब्द जो है वो हमारे लिए बहुत काम का चीज है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि हमने जो टाइम लाइन बनाया है उस टाइम लाइन में जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हमने ढांचागत रूप में रख दिया कि इतने दिनों में ये चीज, इतने दिनों में ये चीज, इतने दिनों में ये चीज, और उसमें 2 ही चीज देखना है। यूपीएससी ने जो हमें सिलेबस दिया है उसको हम सामने रखें। पिछले 10 वर्ष में यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चंस पूछा है उसको हम ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग हम प्रत्येक सेक्शन के प्रत्येक टॉपिक को हम तैयार करें और टॉपिक समाप्त होने के पश्चात एमसीक्यू और राइटिंग दोनों को कंप्लीट करने फिर आगे बढ़ें, टाइमलाइन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। तो फिर हम कैसे सफल नहीं होंगे ये फिर आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक कंकड़ जरा तबीयत से तो उछालो यारो। आप प्रयास कीजिए, प्रयास के बिना सफलता मुश्किल है। प्रयास में कई बार असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन यह असफलता हमें कुछ सबक सिखाने के लिए आती है, हमें अपने अंदर सुधार करने के लिए आती है। और यदि हम उस असफलता को एक संभावना के रूप में देखें, एक अवसर के रूप में देखें और यदि उसका हम इस्तेमाल करें तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। यह शानदार सर। अब थोड़ा सा हम एक कमेंट छोटा सा चाहेंगे कि आप मटेरियल स्ट्रेटजी के ऊपर बताएं कि जैसे कोई विद्यार्थी अभी जस्ट आया है नया नया और उसको शुरू करना है, तो एक तो उसने कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो कोचिंग उसको पढ़ाएगी, अब उसे क्या सोर्सेज का चयन करना चाहिए कोचिंग साथ साथ? एक तो कोचिंग में बताएगा, मान लीजिए कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जिसने कोचिंग में एडमिशन ना लिया हो, जिसको पढ़ना हो, सेल्फ स्टडी करना हो, तो उसकी मटेरियल के लेवल पर क्या स्टडी होनी चाहिए, जैसे सिलेबस, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, इस हिसाब से आप थोड़ा सा। आज जब से आईटी रिवॉल्यूशन आया है जी, अब तो एआई रिवॉल्यूशन आ गया है, मटेरियल की बाढ़ है और ये मटेरियल की बाढ़ बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। राइट। कई कोचिंगें हैं, उनका अपना मटेरियल है, मार्गदर्शक हैं, उनके अपने सजेशंस हैं, बुक लिस्ट हैं, इन सब से पढ़े यूपीएससी का पाठ्यक्रम आपके हाथ में हो, 10 वर्ष के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए एक ट्रेंड एनालिसिस आपके पास हो,
उसके बाद बेसिक लेवल पर आप शुरुआत करें 3 महीने की स्टडी एनसीईआरटी 6 to 12। साइंस में 10th तक और बायोलॉजी अगर और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को शामिल करें तो बायो की एनसीईआरटी 11th 12th की, जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ चैप्टर है सिर्फ वही। बाकी जो सोशल साइंसेज है वो 12th तक 6 to 12 तक। 3 महीने में इसकी एक पूरी स्टडी हम कर लें, इसका नोट्स हम खुद का प्रिपेयर कर लें एनसीईआरटीज का। एनसीईआरटीज में लास्ट में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करने के लिए कहता है, वो हमारे अंदर थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस को डेवलप करता है। शुरू से ही डेली एक न्यूज़पेपर फॉलो करना, मंथली एक मैगजीन फॉलो करना। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर हमें तो 2028 में देना है, 2029 में देना है, 2030 में देना है। चूंकि आजकल 12th के बाद से ही बच्चे प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो आज जब वो मुझसे मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे तो 2029 में देना है, मुझे तो 2030 में देना है, तो पेपर में अब पढूं या तब पढूं? तो ये जो पेपर है ये हमें अपने आसपास से जोड़ता है, बिल्कुल हमें अपने देश से जोड़ता है, हमें अपने समाज से जोड़ता है, हमें हमारी अर्थव्यवस्था से जोड़ता है, हमारी संस्कृति से जोड़ता है, हमारे इतिहास से जोड़ता है जी। देश दुनिया से जोड़ता है। तो आईएएस की तैयारी का जो सिंपल फॉर्मूला है वो मैं कहता हूं, आई का मतलब है मैं, ए का मतलब है खुद को जानो अवेयरनेस, और एस का मतलब है सराउंडिंग्स। जो व्यक्ति खुद को जानेगा और अपने आसपास को भी जानेगा वो आईएएस की बेहतर तैयारी कर सकता है। क्या बात है। तो एनसीईआरटी के साथ साथ पेपर को डेली पढ़ना, मैगजीन मंथली पढ़ना ही पढ़ना है, और जब तक हम सेलेक्ट ना हो तब तक इसको हम फॉलो करें। एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन। हाँ, एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपके एनालिसिस के डिफरेंट डायमेंशंस ओपन होंगे, बिल्कुल। और उसके बाद एक टेक्स्ट बुक वो आप डिसाइड कर लें। जैसे मान लीजिए कि इंडियन पॉलिटी है जी, तो आप डिसाइड कर लें कि एनसीईआरटी के साथ हमें लक्ष्मीकांत पढ़ना है, तो इनफ है वो। इकोनॉमी के साथ ये टेक्स्ट बुक पढ़ना है तो उसको आप इनफ मान लें। मुख्य चीज एनसीईआरटी में बेसिक्स है, करंट अफेयर्स में उसका लिंकेज है, बेसिक्स का करंट के साथ लिंकेज है। एक टेक्स्ट बुक डिफरेंट डायमेंशंस को ओपन कर देता है। उसके बाद आपको किताबें नहीं पढ़नी है ज्यादा, उसी को बार बार रिवाइज करके अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने का प्रयास करना है। प्रैक्टिस के थ्रू आपको जानना चाहिए कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां क्यों कर रहे हैं, उसमें रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, आंसर राइटिंग स्किल को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, कैसे इनोवेटिव वे में हम आंसर राइटिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग आर्ट, प्रेजेंटेशन आर्ट को बेहतर बनाने से मार्क्स बेहतर आता है, अधिक किताबें पढ़ने से मार्क्स बेहतर नहीं आते। राइट, ठीक बात। इसको फॉलो करते रहे। बिल्कुल सर, बहुत शानदार। सर अब थोड़ा सा ये समझाएं कि जैसे आप बहुत सारे अभ्यर्थियों से मिलते रहते हैं तो वो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, तो आप लोगों को ऑल ओवर एक होलिस्टिक नॉलेज हो जाता है कि अभ्यर्थियों को तैयारी के दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो मेरा सवाल यही है कि तैयारी के दौरान अभ्यर्थियों के सामने क्या बड़ी चुनौतियां होती हैं, जैसे सिलेबस में उलझे रहना, एक मेंटल प्रेशर होता है चीज़ों का, सोशल मीडिया है तो उस पर भी आजकल एक वो भी काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट करती है, प्रतियोगिता परीक्षा निकालना अभी मेरा नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का हो गया, ये सब चीज़ें, और कुछ पर्सनल लाइफ, क्योंकि ये उम्र होती है 21 वर्ष के बाद, तो रिलेशनशिप भी खुलकर इस पे बोलना चाहिए। हाँ, रिलेशनशिप भी एक बड़ा एक चुनौती के रूप में आता है। तो इन सभी चीज़ों को ऑल ओवर एक मैनेज करने का स्किल बताएं, और क्या चुनौतियां आपने समझी हैं बच्चों के बीच। देखिए, चुनौतियों की अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे जो पहली चुनौती है वो तो विशाल पाठ्यक्रम की है। और इस विशाल पाठ्यक्रम को जब हम कवर करने के लिए जाते हैं तो जो सबसे पहली चुनौती आती है वो आती है कि जैसे आपने जीएस का कोई भी एक सेक्शन पढ़ा, सपोज हिस्ट्री आपने पढ़ा, हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जब आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे तो हिस्ट्री भूलना शुरू कर जाएंगे। मतलब कि हम उसको अपने साथ जोड़ नहीं पाते हैं। तो एक तो ये चुनौती है, उसका समाधान कैसे हो ये मैं आगे आपको बतलाऊंगा। जी। मैं पहले चुनौतियों पे चर्चा कर लेता हूं।
दूसरी चुनौती हमारे खुद के परिवार, आसपास, रिलेटिव्स और समाज से उत्पन्न होती है, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी लंबी होती है। इसमें 1 साल से 5 साल, 6 साल, 7 साल भी लग सकता है, लेकिन घर वाले, रिलेटिव्स और आसपास का हमारा समाज इस बात को नहीं समझता है। वो तो सोचता है कि बचवा गया तैयारी करने, दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ वो गया, साल 1.5 साल में वहां से IAS IPS बन के आएगा। घर वाले, रिलेटिव्स जो भी मिलते हैं सब यही पूछते हैं कि कब IAS बन के आ रहे हो। तो एक तो ये चुनौती है, ये एक दबाव है, बिल्कुल, ये सामाजिक दबाव है। बिल्कुल। एक जो है भावनात्मक दबाव है, इमोशनल प्रेशर है, जो आपने अभी चर्चा की। बिल्कुल। कि जब हम किसी शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, प्रयागराज जैसे शहर में अकेले आते हैं, तो हमारे दोस्त साथी भी हैं, और स्वाभाविक रूप से उसमें महिला मित्र भी हैं, मेल फीमेल सब हैं, मेल फीमेल सब हैं। और घर से दूर रहकर जो भावनात्मक चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों के समाधान में हमारे मित्र बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो हम लोग एक दूसरे को ढाढ़स देते हैं, एक दूसरे को संभालते हुए धीरे धीरे एक रिश्ते को विकसित कर लेते हैं। सपोर्ट देते देते वहां से भी अपेक्षाएं उभरनी शुरू होती हैं, और फिर इसका भी प्रबंधन हमें करना पड़ता है। ठीक बात। तो मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम एक चुनौती का सामना कर रहे होते हैं, समाज के स्तर पर एक चुनौती का सामना कर रहे होते हैं, यूपीएससी की तरफ से एक चुनौती का सामना कर रहे होते हैं। ये सारी चुनौतियां एक दूसरे के साथ मिलकर अभ्यर्थी को बिल्कुल पजल्ड कर देता है। बिल्कुल, एकदम ठीक। उसको लगता है कि अब जीवन में, उस समय वो युवा है, उसको लगता है कि हम सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए वो अपने परिवार के दबाव, सामाजिक दबाव, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक दबाव और यूपीएससी के दबाव सबको एक साथ टैकल करने का प्रयास करता है, और वो सोचता है कि मैं सफलतापूर्वक इसका प्रबंधन कर लूंगा। यहीं पर वो गलती करता है। इस एज में आपको डिसाइड कर लेना है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। बिल्कुल। हमारी प्राथमिकता यूपीएससी है, और अगर हम यूपीएससी पर फोकस करेंगे तो जो पारिवारिक और सामाजिक दबाव है, जो भावनात्मक दबाव है, सारी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। वही है, बिल्कुल। तो आपको अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर अपना 100% फोकस बनाकर रखना होगा। मछली की आंख अर्थात यूपीएससी। यूपीएससी इश्क है तो सिर्फ यूपीएससी है, बाकी कोई नहीं है। आपको कुछ दिन के लिए आपके दोस्त साथी बुरा कहेंगे, आपके परिवार, आपके रिलेटिव्स भी आपको बुरा कहेंगे, लेकिन जब आप सफल होंगे तो सब खुश होंगे और कहेंगे कि देखो, यही वो मूलभूत चीज था जिसने इसको सफल बनाया। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण देता हूं जी। हमारे कजन मामा IRS हैं, और तब मैं बच्चा था जब वो तैयारी करते थे। तो पटना में मौसी की शादी थी और उनका यूपीएससी मेंस था। तो हम लोग गए थे पटना। मैंने देखा कि छत पे एक कमरा हमारे नाना जी ने बना के रखा था। उस कमरे पर में वो बाहर से लॉक होता था, वो नाना जी बाहर से लॉक करते थे। जो छत पे जाने पर भी जो है वो एक गेट लगा के रखा था कि कोई भी छत पे नहीं जा सकता है। शादी के सारे कार्यक्रम में कभी मामा जी नहीं आए, वो अपने घर में ही पढ़ते रहे। सिर्फ एक रिचुअल होता है जिसमें शादी के वक्त जब दुल्हा दुल्हन फेरे ले रहे होते हैं, तब लावा जो है वो भाई देता है उसके बहन को गोद में वो। तो बस उसी के लिए वो 5 मिनट के लिए आए थे, बस 5 मिनट के लिए, और फिर सीधे ऊपर चले गए। और उसी साल उन्होंने मेंस भी क्रैक किया, उसी साल उन्होंने फिर इंटरव्यू भी क्रैक किया, और अभी IRS है, अमिताभ चौधरी उनका नाम। फाइनली वो सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट लेवल ऑफ डेडिकेशन सर। तो यही हमने कहा कि 100% कंसंट्रेशन यूपीएससी मांगता है। यदि 99% भी आप रह गए, 1% भी डिस्ट्रैक्ट हुए, तो सफलता नहीं मिलेगी। आपको अपना 100% देना है। बहुत सफलता का यही सूत्र है। बहुत शानदार। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ी दिशा मिलेगी इस चीज़ से, क्योंकि आपने थोड़ी सी देर में बहुत सारी बातें बता दी, और एक जेन्युइन समस्याएं हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ती है। सर, आजकल
करंट में कुछ मामले चल रहे हैं और एक जनरेशन है जिसके बारे में बड़ी बात होती है, जेंजी। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जंतर मंतर पे नीट पेपर लीक के मामले से धीरे धीरे कॉकरोच पार्टी के बैनर तले मूवमेंट शुरू हुआ। उसके बाद वो कितना विशाल रूप लिया और फाइनली हमारे देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सर, चूंकि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, IR बहुत सारे विषयों को पढ़ाते हैं और लंबा अनुभव है, तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर जवाब देने के लिए आप काफ़ी उपयुक्त व्यक्ति हैं। तो मैं सर जानना चाहूँगा, जो दिल्ली के जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये आंदोलन हुआ, आप उस पूरे घटनाक्रम को संवैधानिक दृष्टि से अपने बताएंगे? लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है, इन सब के बीच ये क्या है? थोड़ा सा पजल है मामला, इस पे आप थोड़ा सा दृष्टि डालें। अभी भारत में जो कुछ भी हुआ जी, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया गया आंदोलन के रूप में हम लोग देखते हैं, हाँ ये एक व्यंग्य से शुरू हुआ। जी, कॉकरोच मतलब जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं और जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो विभिन्न प्रकार के मामलों को उठा रहे हैं। समाज का जो मुख्य मीडिया है, जिन मुद्दों को नहीं उठा पा रहा है, उसको भी ये लोग उठा रहे हैं। जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। और उस पर हमारे मुख्य न्यायाधीश ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए उन्हें कॉकरोच या बेकार कर दिया। एक व्यंग्य से रूसी क्रांति की शुरुआत होती है, एक व्यंग्य से अमेरिकी क्रांति की शुरुआत होती है, एक व्यंग्य से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। मुझे लगता है कि यह व्यंग्य भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा देने वाला है और उसमें युवाओं की एक सक्रिय भागीदारी को स्थापित कर सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की तैयारी है। बिल्कुल, ये कोई साधारण घटना नहीं है। हमने यही कहा कि अगर ऑल कॉकरोचेज केम टुगेदर, अगर आ गए, एक साथ आ गए, तो यह व्यवस्था जिसको आप चला रहे हैं परंपरागत तरीके से, जिसमें जनता के हितों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो हम अगर एक साथ आ जाएं तो आपको भी जवाबदेह हम बना सकते हैं। प्रेशर में आ जाएंगे, भले ही वह न्यायपालिका ही क्यों नहीं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सरकार के किसी भी अंग को यह जनता, यह युवा उसको एक नई दिशा दे सकती है और उनको जवाबदेह बना सकती है। इसी को हम लोगों ने, इसी क्षमता को जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, उसमें सोशल मीडिया का रचनात्मक प्रयोग करते हुए, डिजिटल क्रांति का फायदा उठाते हुए हमने एक जबरदस्त संगठन, जबरदस्त आंदोलन का परिचय दिया, जिसका परिणाम बीजेपी के इतिहास में आज तक कभी भी किसी भी मंत्री के ऊपर आरोप लगे हों, उन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनको देने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये युवा शक्ति है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये चरितार्थ कर दिया इन्होंने। बहुत शानदार सर, इस पूरे आंदोलन में जो महत्वपूर्ण पीढ़ी जुड़ी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। आज की जो जेंजी जनरेशन है, वो भारत की सबसे बड़ी युवा शक्ति मानी जा रही है, क्योंकि शायद संभवतः अपने देश की पूरी आबादी का 60% के आसपास यूथ है और इस समय दुनिया में भारत सबसे युवा देश भी माना जा रहा है। तो इस समय हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हैं। आप थोड़ा सा मुझे जेंजी के बारे में समझाइए और आपके अनुसार ये जो पीढ़ी है जेंजी वाली, वो विकसित भारत के निर्माण में सबसे प्रभावी योगदान कैसे दे सकती है? क्योंकि आप जानते हैं कि सन 2047 को वर्तमान सरकार ने विकसित भारत के रूप में राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जेंजी का मतलब है युवा, और मेरे अनुसार अब इस युवा के अर्थ और परिभाषा में भी बदलाव हुआ है। चूंकि जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं विकसित हुई, इससे जो युवा वर्ग है वो लगभग अब 50, 55, 60 तक पहुंच गया है। मतलब अभी तक हम समझते हैं कि 35 साल वाला ही युवा है,
लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता हैं जो 55 साल के हैं वो भी युवा है। चूंकि अब युवा की परिभाषा भी बदल चुकी है। जेनजी के पहले वाली भी जो पीढ़ी है ना वो भी युवा ही है, और जेनजी के पश्चात जो पीढ़ी आ रही है वह भी युवा है। तो युवाओं की परिभाषा में मैं जेनजी के बाद आने वाली पीढ़ी, जेनजी के पहले आने वाली पीढ़ी को भी मैं शामिल करता हूं, क्योंकि वो सक्षम है। जैसे मैं हूं अभी 49 इयर्स का हूं। तो पहले पिताजी के जमाने में, दादाजी के जमाने में 50 साल का मतलब है कि अब आप बुजुर्ग होने वाले हैं या हो गए हैं। आप अपनी जीवन, आपने अपनी यात्रा लगभग आप ढलान पर है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो पूरी दुनिया बाकी है। कहते हैं कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। तो ये जो युवा हैं, इनकी जो क्षमता है, इनकी जो ऊर्जा है वो अपरंपार है। अब इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग हम कैसे करते हैं? बिल्कुल। हम खुद भी कैसे करते हैं, हमारी व्यवस्था कैसे करती है, हमारी सरकार कैसे करती है, यह तय करेगा कि भारत का भविष्य क्या होगा। 2047 तक अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं इनका समाधान हमें करना होगा। इन युवाओं को रचनात्मक बनाना होगा, इनकी ऊर्जा का हमें रचनात्मक उपयोग सुनिश्चित करना होगा, और इसके लिए समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था में हमें व्यापक परिवर्तन के ढांचे पर काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। युवाओं को रोजगार चाहिए। बिल्कुल। अब रोजगार कैसे मिल सकता है? 2 क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का भारत में बहुत तेजी से विकास हुआ है, जितना विकास होना था उतना हो चुका है। अब विनिर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम अपने जीडीपी को एक्सपेंड करें तो वहां पर रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए इन युवाओं को बेसिक डिग्री के साथ साथ स्किलिंग से जोड़ना होगा। आज के डेट में एआई के आने के पश्चात उनमें स्किलिंग भी डे टू डे चेंज की मांग करती है। बिल्कुल। तो आज का जो युवा है उसको खुद भी और सरकार को भी इस बदलते परिवेश में खुद को ढालना पड़ेगा और खुद को डेली ट्रेंड करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र और कृषि से संबंधित क्षेत्र का विकास करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करना, कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उसको हम एक औद्योगिक निकाय बना दें, उसको विनिर्माण बना दें, तो गांव-गांव का विकास संभव है। लेकिन इसके लिए हमें बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की आवश्यकता है। अमेरिका और यूरोप में आप देखेंगे तो बिजनेस लोन 1.5 से 2% पे मिलता है। हमारे यहां कहने के लिए 12% है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह को लगाएंगे 15 से 18% चला जाता है। अगर हम 15 से 18% अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो हम अर्न कैसे करेंगे? ठीक बात। तो हमारा जो बैंक है, हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो युवाओं के एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कैसे करेगा? तो जब उसके जो सपने हैं, उसके जो प्रोजेक्ट हैं, उसको पूरा करने के लिए वो उसकी सहायता करेगा। ठीक बात। तब जाकर के एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार इन करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। तो हम रोजगार मांगने वाले ना बने, हम रोजगार जनरेट करने वाले बने, रोजगार देने वाले बने। हमारे अंदर वह योग्यता है। हमारे देश में आज युवाओं में इंजीनियरिंग किए हुए युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। बिल्कुल। उनको सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से वो मदद चाहिए जिससे कि वे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकें। वो रोजगार मांगने वाले ना बने बल्कि रोजगार देने वाले बन जाए। तो इस तरह से हम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। बहुत शानदार, बेहद शानदार। सर, अब हम चाहेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज पर बात हो, सोशल इश्यूज पर बात हो, क्योंकि अभी इधर भी रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट चला है, तो उस पर बात थोड़ा सा करना है आपसे। तो हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप पॉलिटी के टीचर हैं तो संविधान बहुत अच्छे से समझते हैं और आप बहुत अच्छे से प्रकाश डालेंगे इस पर, आरक्षण व्यवस्था पर।
सर, भारतीय संविधान में आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था, ये हमें थोड़ा समझाइए, और वर्तमान में आप इसकी प्रासंगिकता को कैसे देखते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर हम देखें तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जी। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, फिर डीपीएसपी विशेषकर आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 इत्यादि को अगर आप देखेंगे तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व तो आपको आराम से दिखेंगे। बिल्कुल। आरक्षण का जो मूलभूत उद्देश्य है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय को स्थापित करना है। बिल्कुल। अनुच्छेद 46 आरक्षण नीति का आधार है और अनुच्छेद 14 में दो अवधारणा है जो समानता की अवधारणा है। एक है विधि के समक्ष समता, जो एक सामान्य नियम है, अर्थात सभी के लिए एक कानून, किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं। लेकिन दूसरा कहता है कि विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब यह है कि सभी की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप सरकार को विभिन्न प्रकार के प्रावधान बनाने चाहिए, क्योंकि सबकी परिस्थितियां एक समान नहीं है। तो समान परिस्थितियों के आधार पर समान व्यवहार और समान प्रावधान होना चाहिए। तो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर उनका सशक्तिकरण करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया। जी। उद्देश्य बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। प्रासंगिकता का प्रश्न है आज, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की समाप्ति के पश्चात आरक्षण समाप्त करो का आंदोलन आज आपको सोशल मीडिया पर इसके पक्ष में बहुत चल रहे हैं। तो जो लोग अनुच्छेद 14 के विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत आरक्षण की अवधारणा को नहीं समझते हैं, वो इसको समाप्त करने की बात को समझते हैं। हटाना चाह रहे हैं। उनको सिंपली लगता है कि समानता का मतलब है सबके लिए एक कानून। लेकिन जब सबकी परिस्थितियां ही एक समान नहीं है तो सबके लिए एक कानून कैसे? बिल्कुल। वस्तुतः भारत में जो समानता की अवधारणा है वो अमेरिका के आनुपातिक समानता की अवधारणा पर आधारित है, और आनुपातिक समानता की अवधारणा पर ही आरक्षण की अवधारणा है। अर्थात यदि मैं ये बात कहूं कि आपकी तुलना में मेरी स्थिति दयनीय है, तो जब मेरे लिए प्रावधान बनेंगे, मेरे लिए प्रयास होंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो आपसे थोड़ा अंतर होगा। बिल्कुल। आपके उत्थान के लिए, विकास के लिए विशेष प्रकार का प्रयास सरकार करे, जो सकारात्मक कार्रवाई कहलाती है, पॉजिटिव एक्शंस कहलाता है। ये सकारात्मक उद्देश्य के लिए है, अर्थात समानता को स्थापित करने के लिए। वस्तुतः समानता एक जीवंत अवधारणा है, समानता एक गतिशील अवधारणा है। समानता को स्थापित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर हमें विभिन्न प्रयास करने होंगे और वो सतत करने होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हैं कि आरक्षण 10 सालों तक के लिए था, उसके बाद समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा राजनीतिक आरक्षण के संदर्भ में कहा था, लोक नियोजन के संदर्भ में नहीं कहा था, शिक्षा के संदर्भ में नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि कुछ निश्चित वर्ष तक यदि हम उनको राजनीतिक आरक्षण देंगे तो उस वर्ग में राजनीतिक जागरूकता का विकास होगा, उनका राजनीतिकरण होगा, फिर उनकी भागीदारी अपने आप स्थापित होने लगेगी। तो राजनीतिक रूप से अब वो वर्ग जग चुका है। लेकिन आज भी आप अगर कहेंगे कि क्या SC ST में 100% जागरण हो चुका है, उनका 100% विकास हो चुका है, तो नहीं हुआ है। आज भी उनको प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है, और आर्थिक स्तर पर, लोक नियोजन के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर जो पिछड़े, वंचित और दलित वर्ग हैं, उनको आज भी उनके विकास, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। मात्र 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल में पिछड़ापन दूर नहीं होता है, क्योंकि पिछड़ेपन का विकास भी 5, 10 साल, 50 साल में नहीं हुआ है। पिछड़ेपन का विकास शताब्दियों में हुआ है।
वह शताब्दियों में ही समाप्त होगा। तो आज जो प्रासंगिकता है आरक्षण की, वो ये है, बाबा साहेब के शब्दों में ही अगर मैं बातचीत करूं तो, जब तक समाज हमारा पिछड़ा है, जब तक समाज में किसी भी प्रकार का पिछड़ापन है, तब तक आरक्षण प्रासंगिक है। आज जो बात की जा रही है उसका मूल मंतव्य आरक्षण को समाप्त करना नहीं है, उसका मूल मंतव्य है आरक्षण में सुधार करना, ताकि जो वास्तव में पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, वहां तक आरक्षण का लाभ पहुंचे। मतलब क्रीमी एससी, एसटी, ओबीसी में कुछ ऐसे जाति या समुदाय हैं जो उन्नत हो चुके हैं और वही लगातार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल। आज भी जिनको वास्तविक रूप में आरक्षण की जरूरत है, वहां तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। उसी समुदाय में जो उन्नत वर्ग है वही बार बार आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो आरक्षण में जब हम सुधार की बात कहते हैं तो मेरे दृष्टिकोण में उसका अर्थ है आरक्षण को एक प्रभावशाली उपकरण बनाना, ताकि उन लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचे जहां तक आज भी यह लाभ नहीं पहुंचा है, जो बाबा साहेब का सपना था। जहां तक बाबा साहेब इसको लेके जाना चाहते थे, वहां तक उसको पहुंचाना और उन सपनों को पूरा करना आज हमारा कर्तव्य है, ताकि बाबा साहेब के सपनों के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ हम भारत के एक उज्जवल भविष्य को लिख सके, निर्मित कर सके। उसके बिना तो विकसित भारत का सपना भी हम नहीं देख सकते हैं। ठीक बात। सर, एक छोटी सी बहस छिड़ती है, मैं आपके माध्यम से एक लाइन में एक जवाब चाहता हूँ। क्या आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए? आरक्षण को सुधार हो। आरक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें सुधार की आवश्यकता है। और दूसरा सवाल ये है सर कि अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एससी एसटी समुदाय या किसी भी समुदाय जो भी आरक्षण वर्ग में आते हैं, उसमें आप देखते हैं कि जिनकी आप बात कर रहे हैं कि एक कुछ परिवार, कुछ लोग लगातार आरक्षण ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जिन लोगों तक आरक्षण का सही लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसका क्या उपाय है? क्या इसमें क्रीमी लेयर लागू करके इस चीज को सुनिश्चित किया जा सकता है? क्रीमी लेयर की अवधारणा 1992 में इंद्रशाहिनी बनाम भारत संघ मामले में लाया गया था जी। ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में। एससी एसटी आरक्षण के संदर्भ में क्रीमी लेयर की अवधारणा है ही नहीं। बिल्कुल। ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का अनुभव बतलाता है वो ये बतलाता है कि आज भी इसका व्यापक तौर पर दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करें, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ जहां तक जाना चाहिए वहां तक जाए। देखिए, आज के डेट में लगभग 6500 जातियां या उससे अधिक जातियां ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का लाभ अगर देखेंगे तो 20-25 जातियों तक ही है। तो उन 6000 जातियों तक उसका लाभ कैसे पहुंचे, क्या व्यवस्था हम करें, यह हमें सोचने की जरूरत है और उसमें उसी प्रकार सुधार करने की आवश्यकता बनेगी। बहुत शानदार सर। अब ये थोड़ा सा समझिए, जैसे आज कल आप देख रहे हैं जब आरक्षण हटाओ मूवमेंट की बात होती है या और अन्य जब आरक्षण के संदर्भ में बात की जाती है, तो आप देखते हैं कि समाज में अमूमन दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज उभर के आते हैं। एक विरोध करता है, दूसरा समर्थन करता है। तो आपके अनुसार इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? इस विषय पर संतुलित समाधान क्या हो सकता है? देखिए, वस्तुतः जिन्ना ने, अंग्रेजों ने भारत को एक बार बांटा, लेकिन आज मुझे लगता है कि इस आरक्षण की नीति के समर्थन और विरोध के नाम पर हम अंदर ही अंदर आंतरिक रूप में न जाने भारत को कितने भागों में बांट चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात। आज प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय दूसरे को अपना दुश्मन मानती है। बिल्कुल सही बात है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो अंदर ही अंदर भारत को खोखला कर रहा है। तो सबसे पहले जो उन्नत वर्ग हैं, जिनको हम सामान्य वर्ग कहते हैं, उनको इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सामान्य श्रेणी में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण दिया जा चुका है, ईडब्ल्यूएस। तो अब तो आरक्षण में कोई समस्या ही नहीं है। पिछड़ापन जहां भी हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह शैक्षणिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, वह समाप्त तो होना चाहिए। और हम सभी लोगों को मिलकर आरक्षण
हमारा दुश्मन नहीं है, पिछड़ापन हमारा दुश्मन है, उसको हमें समाप्त करने पर बल देना चाहिए। अगर किसी को आरक्षण से उसका उत्थान, उसकी उन्नति, उसका विकास सुनिश्चित किया जा सकता है तो दूसरे वर्ग के लोग इसको अपने विरुद्ध ना समझें। एक समन्वय को स्थापित करना होगा, एक सामाजिक सौहार्द को स्थापित करना होगा। हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम सब मिलकर के इस राष्ट्र को निर्मित करते हैं। इसलिए यदि हमारा योगदान है, यदि हमें त्याग भी करना पड़े, अपना निजी स्वार्थ, अपना निजी हित छोड़कर, तो हमें वो करना चाहिए और हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शानदार सर, क्योंकि सर जो आप बात का उल्लेख कर रहे थे कि भारत को इस व्यवस्था ने या ये विरोध और समर्थन ने कई टुकड़ों में बांटा है। आपने भी और मैंने भी, आपका अनुभव मुझसे अधिक है लेकिन मैंने भी थोड़े बहुत लेवल पे देखा है कि एक जाति और दूसरी जाति जो जुड़ने से पहले बड़ा संकोच महसूस करती है। बिल्कुल सही। खासकर एकदम ऊपर और एकदम नीचे की जब बात होती है तो वहाँ वास्तव में ना ये एक गृह युद्ध की ओर हमें ले जा रहा है। आप समझिएगा, आज नहीं कल, चाहे ये गृह युद्ध धर्म के नाम पर हो, चाहे ये गृह युद्ध जाति के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर, हम एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। यह भारत के निर्माण की ओर नहीं, भारत के विध्वंस की ओर हमें ले जा रहा है और यह हम सब लोगों के विरुद्ध है। बिल्कुल। इसलिए सामाजिक सौहार्द, सहिष्णुता को स्थापित कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर। और इसी प्रकार से विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों में भी है, एक धर्म दूसरे धर्म को बड़ी शंका की दृष्टि से देखते हैं, है ना सर? बिल्कुल सर। अब चूंकि आपने बातचीत में एक बार मुझसे बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके फेवरेट कैरेक्टर हैं, इसलिए उनके व्यक्तित्व पर हमने एक सवाल बनाया है। हम समझना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आपका निजी दृष्टिकोण कैसा है और डॉक्टर अंबेडकर को एक जाति विशेष का नेता समझना ठीक है या अंबेडकर सबके हैं? देखिए, इसको मैं थोड़ा वाइड परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूं। गांधी हैं, अंबेडकर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, नेहरू हैं, ये किसी जाति के नेता नहीं है, ये किसी दल के नेता नहीं। इन्होंने भारत राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है। ये हमारी विरासत है, हमारे जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, हमारा चरित्र है, हमारा संस्कार है, उसको निर्मित करने में इन सभी का योगदान है। इसलिए अंबेडकर को किसी जाति विशेष का नेता समझना भारी भूल हो। वो हम सबके नेता है। अंबेडकर ने एक नए भारत को शक्ल देने में पिछड़े वर्ग की भूमिका, दलित और वंचित वर्ग की भूमिका, महिलाओं की भूमिका को सराहा और उसके बिना नवीन भारत का निर्माण, नवीन भारत की स्थापना नहीं हो सकती थी। उनके योगदान के बिना हम नए भारत को स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंबेडकर हम सबके हैं और अंबेडकर के जो विचार है, कार्य है, भूमिका है, उसको अपनाए बिना इस नए भारत की रचना भी संभव नहीं है। अंबेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि एक आधुनिक समाज को एक नई दिशा दी है। विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, विभिन्न क्षेत्रों में योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, कानून के क्षेत्र में योगदान है, सामाजिक क्षेत्र में योगदान है, सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान है। आप उनकी पुस्तकों को पढ़िए, हु इज सुधराज, फिर पार्टीशन पर जो उन्होंने बातें कही वो काफी रियलिस्टिक है। अगर अंबेडकर की चली होती और अंबेडकर की मानी गई होती तो समान नागरिक संहिता तभी लागू हो चुका होता, जिसकी आज बातचीत चल रही है, और तब लागू हो गया होता तो इतना विरोध नहीं होता है। और जो धार्मिक सहिष्णुता है, समन्वय है, सामंजस्य है, वो भी विकसित हो गया होता। बिल्कुल। वस्तुतः इस भारत की रचना न किसी एक जाति ने की है, न किसी एक धर्म ने की है, बल्कि हम सभी ने मिलकर की है। अंबेडकर ने उसको समझा, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत के निर्माण के लिए एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये भारत हम सबका है। हम सबका है, इसलिए अंबेडकर भी हम सबके हैं। बिल्कुल, बेहद शानदार। सर, आपने पूरी बातचीत में बहुत शानदार जवाब दिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि
आपको आपसे इतने अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे कि आपको रोकना उचित नहीं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है, जानते हैं आप। तो सर हमारी बातचीत में अब एक हम अंतिम पड़ाव पे हैं और अब एक हमारा सेगमेंट शुरू होता है रैपिड फायर का। रैपिड फायर में हम चाहेंगे कि 7-8 छोटे छोटे सवाल, उनके आप छोटे छोटे जवाब दें, उसके बाद एक क्लोजिंग क्वेश्चन के साथ हम बातचीत को समाप्त करेंगे। सर अब हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एक एक लाइन में जवाब देते जाएंगे। आलोक सर, यानी आपको परिभाषित करने वाली कोई लाइन या कोई शब्द। मैं नहीं समझता हूं कि एक लाइन में किसी को परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन और मैं खुद से इस बात को बोलूं कि मुझे ऐसे परिभाषित करना होगा तो ये अतिरंजना हो सकती है। इसलिए मुझे परिभाषित मेरे छात्र कर सकते हैं। छात्रों से मिलना होगा मतलब कोरोना में मैं एक तरह से डेड हो चुका था, तो मैं ईश्वर को यही कहता था हमेशा, जब मैं डॉक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि इनको घर ले जाइए, ये अंतिम अवस्था में 4-5 घंटे में इनकी सांसें टूट जाएंगी। तब मैंने ईश्वर को एक बार पुकारा था हृदय की अनंत गहराइयों से, और मैंने कहा था, हे ईश्वर, इस पृथ्वी पर मेरी भूमिका अभी खत्म नहीं हुई है। और जब लगभग 20-22 घंटे के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं आईसीयू में था, और मुझे ऐसा एहसास हुआ, उसमें सुबह का 5 बज रहा था। आईसीयू का जो खिड़कियां था वो शीशे से था, तो सुबह का 5 बज रहा था और सूर्य की लालिमा आ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा जीवन नया है, और मुझे जो ये जीवन मिला है ये मुझे अपने छात्रों को समर्पित करना है। इसीलिए ईश्वर ने शायद मुझे वापस बुलाया है। तो एक लाइन में, एक पंक्ति में नहीं, एक शब्द में जो मुझे परिभाषित करता है वो छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। छात्रों की जो भी जरूरत हो मैं उसके लिए तैयार हूं। बहुत शानदार, नाइस। सर भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस सवाल को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, आपका सबसे पसंदीदा नेता, प्रशासक या कोई प्रेरणादायक व्यक्ति कोई? देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक के विषय में तो मैं नहीं बता सकता हूं, 2-3, लेकिन इतिहास के शिक्षक के रूप में और छात्र होने के नाते मुझे लगता है कि हर किसी से हमें सीखना चाहिए। इतिहास के छात्र होने के नाते अगर वह उसकी नीतियां गलत भी है तो भी हमें अच्छे करने की प्रेरणा देता है। बाकी मैं महात्मा गांधी से और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत ज्यादा प्रभावित, दोनों से बहुत ज्यादा प्रभावित। सर आपकी कोई एक फेवरेट किताब जिसको हर युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि भारत में सभी लोगों को पढ़ना चाहिए वो पुस्तक जी। वो पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय। अर्थात भारत राष्ट्र का निर्माण 4 संस्कृतियों के समामेलन से हुआ है। इसलिए हम में से किसी को भी यह नहीं समझने की भूल करनी चाहिए कि भारत में मेरा प्रभुत्व है। भारत में जो भारत जिन चीजों से मिलकर बना है वो 4 संस्कृतियां हैं, आर्य, द्रविड़, बौद्ध, जैन, इस्लाम और यूरोपीय संस्कृति। इन सभी के मिलने से भारत बना है, और यह हमें बताता है कि हमारा जो समाज और हमारी संस्कृति है वह एक मिश्रित संस्कृति है, और इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर ही, एक दूसरे के सहयोग और समन्वय से ही हमें भविष्य के भारत की रचना करनी चाहिए, क्योंकि भारत इन्हीं 4 के मिलने से बना है। बिल्कुल सर, यदि आप शिक्षक ना होते तो फिर क्या होते? किस भूमिका में हम आपको देखते आज? प्रशासक होते, शिक्षक नहीं होते। क्या बात। सर आज के युवाओं के लिए, खासकर सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए, हम चाहेंगे कि सफलता का कोई मंत्र एक लाइन में कुछ अगर आप बताना चाहें। सफलता का मंत्र मुझे लगता है कि अनुशासन, परिश्रम, नियमितता और असफलता से सबक सीखने का परिणाम ही सफलता है। ये सभी मिलकर के ही सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आपके सामने 2 प्रकार की परिस्थितियां हैं, कठिनाइयां, समस्याएं सभी के सामने हैं। या तो हम अपने कद को उन समस्याओं से छोटा कर लें, जब भी कोई बात हो, कोई समस्या हो तो हम रोना रोएं,
कि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, या उनसे जूझ कर आप अपना कद उन समस्याओं से ऊपर कर लें। तो दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक जो रोते रहते हैं और एक जो लड़ते रहते हैं। तो संघर्ष ही, यह लड़ाई ही जो हमें खुद से लड़नी है, कि हमें अपने कद को अपनी कठिनाइयों, अपनी समस्याओं से ऊपर लेके जाना है। वही महानता की ओर हमें ले जाता है, वही उत्कृष्टता की ओर हमें ले जाता है। सर, अब हम चाहेंगे कि इस विकसित भारत की भी बात हमने की है, तो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा सुधार अगर किसी क्षेत्र में आपको करना हो तो क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल कृषि अर्थव्यवस्था है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। अगर इसमें हम सुधार कर सकें तो निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक वो विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगी। देश विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेगा। देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। आज भी लगभग हमारी 50% आबादी इन्हीं पर निर्भर है, और जब तक इनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम विकसित भारत के लक्ष्य को सिर्फ स्वप्न मात्र ही माने और दिवा स्वप्न ही माने। बहुत शानदार। सर, जिस जंगजी की हम बात कर रहे हैं, अब हम चाहेंगे कि कैमरे की तरफ आप देश के जो 60% युवा आबादी है उसको संबोधित करते हुए कुछ ऐसा संदेश युवाओं के नाम दें जिनसे उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ में आए, खासकर देश के संदर्भ में, कि देश के लिए उनकी क्या जिम्मेदारी है। जेनजी में असीम ऊर्जा है, संभावनाएं भी असीम है। उन्हें सिर्फ सही दिशा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अभी जेनजी ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन ने संपूर्ण सरकार को न सिर्फ जवाबदेह बनाया बल्कि अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ताकत से भी हमें रूबरू कराया है। जेनजी ही भविष्य के भारत को गढ़ सकता है, उसको उसकी एक आकार को, उसकी एक शक्ल को निर्धारित कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जवाबदेही से आगे बढ़कर एक बेहतर विकल्प देने वाला भी बनना होगा। तभी हम एक बेहतर भारत की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बेहद शानदार सर। आई थिंक सारे जंगजीज आपको सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने जो सोल्यूशन दिया और बहुत शानदार था। सर, अब हमारा क्लोजिंग प्रश्न है और ये प्रश्न आपको ले जाएगा आपके पुराने दिनों में। हाँ, मान लीजिए सर, एक दिन ए मुखर्जी नगर में टहलते टहलते आपकी मुलाकात हो जाए, बेगूसराय से आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली आए 21 वर्ष के युवा आलोक कुमार से, तो आप उन्हें ऐसी क्या सलाह देंगे कि उन्हें अपनी मंजिल के और करीब ले जाए? 2 पंक्तियों में कहना चाहूंगा जी। जर्रे जर्रे में छिपा होता है हौसले वालों का जोश, आखिर इसी मिट्टी से पैदा होता है सरफरोश। कहने का मतलब ये कि वो मिट्टी अलग नहीं है जो हमें सफल बनाता है, वो मिट्टी वही है। और हम अपने प्रयासों से यदि चाहें तो युवा आलोक भी सफल हो सकता है, और जो प्रौढ़ आलोक आज यहां बैठा हुआ है वह भी किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। शाखों से टूट जाएं ऐसे पत्ते नहीं हैं हम, तूफानों से कोई कह दे अपनी औकात में रहा करें। क्या बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। इस पूरी बातचीत के लिए आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। जब आप इस मंच पे आए तो इस मंच की गरिमा निश्चित तौर पर और बढ़ती है। आप जैसे शिक्षकों का जब हमें मार्गदर्शन मिलता है, आपके माध्यम से हजारों लाखों देखने वाले युवा बहुत प्रेरित होते हैं। आप जैसे शिक्षक बड़ी मुश्किल से जो है हमें मिलते हैं, और आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद। और साथियों, आप लोग भी आलोक सर को बहुत सारे लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर, जैसा कि मैंने बताया कि आलोक सर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आपको आज की चर्चा मेरी तरफ से एक प्रयास था कि जो अभी तक जिस आलोक सर को आप जानते होंगे उनसे थोड़ा सा इधर आपको आज आलोक सर के व्यक्तित्व से परिचित कराया जाए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो छात्र सुन पा रहे हैं और जो इस देश के जनजी हैं, युवा हैं, जो इस देश को गढ़ने का मादा रखते हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो सब लोग इनसे जुड़े और भारत राष्ट्र के निर्माण से जुड़े, और हम सब भारत राष्ट्र को जल्द से जल्द विकसित भारत की ओर लेके आगे बढ़े।
इनके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं सभी को देता हूँ। बिल्कुल। साथियों, आप इस वीडियो को देखिए, आलोक सर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। देखिए, इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सर, आपका बेहद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत